हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज उसके अंदर हमारा 15th लेसन है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वे पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला है हमारा वायु। वायु क्या है? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी गैसों का मिश्रण क्या होता है वायु। मतलब कि जो हमारे वायुमंडल के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं उनका जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? वायु। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वायु का। तो आगे देखिए दोस्तों, वायुमंडल क्या होता है? वायु तो हो गया कि गैसों का जो मिश्रण है। और वायुमंडल क्या होगा? सिंपल सी भाषा के अंदर देखिए, अपने चारों ओर वायु की एक पतली परत होती है जो आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक होती है। तो इसी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। मतलब कि पृथ्वी पर चारों ओर वायु की एक पतली परत होती है और ये आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक होती है। इसी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो देखिए दोस्तों, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है जैसा कि हमने ऊपर देखा। और आगे चलिए दोस्तों, जलवाष्प क्या होते हैं? जब जल गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जलवाष्प। मतलब कि जब जल गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जलवाष्प। मतलब कि जब जल गर्म होकर अपनी गैसीय अवस्था के अंदर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जलवाष्प। और जब जलवाष्प अपनी जल की अवस्था में आ जाता है, मतलब कि जो भाप है जो गैसीय अवस्था से जल अवस्था में आता है, तब उसे क्या कहते हैं? संघन। तो आगे देखिए दोस्तों, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को जलना है तो उसे जलने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होगी दोस्तों? देखिए, एक प्रयोग के द्वारा, जैसे कि एक बीकर ले लिया हमने, बीकर के अंदर पानी डाल दिया और एक गिलास, और बीकर के अंदर हमने जलती हुई एक मोमबत्ती रख दी और मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास रख दिया। तो मोमबत्ती कुछ देर तक जलेगी लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब तक उस गिलास के अंदर ऑक्सीजन है तब तक मोमबत्ती जलेगी और ऑक्सीजन खत्म होती है मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जब तब हम देखते हैं कि मोमबत्ती तो बुझ गई लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन जो गिलास के अंदर अन्य सफ़ेद सफ़ेद रहता तो वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि पदार्थ जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन। इसके जलने की क्रिया में इसका उपयोग नहीं किया जाता। मतलब जो नाइट्रोजन है उसका जलने में कोई काम नहीं होता। यह वायु में लगभग 78% होती है और वायु का 1/4 भाग ये घेरती है। मतलब क्या है? नाइट्रोजन न तो जलने की प्रक्रिया में सहायक होती है, लेकिन ये वायु के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। कितनी पाई जाती है? 78%। ये वायु का 4/5 भाग घेरती है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए दोस्तों, वायु में एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब इसे क्या लिखते हैं? CO2। वायु के अंदर एक छोटा मतलब वायु के अंदर काफ़ी थोड़ी मात्रा के अंदर पाई जाती है। 0.03% वायु के अंदर पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायु के अंदर छोटा अवयव है। ये कितनी पाई जाती है? 0.03%। ये 0.03% ये वायु के अंदर पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, बंद कमरे में अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो हमें घुटन महसूस होगी। देखिए, अगर कोई बंद कमरे के अंदर कोई पदार्थ जल रहा है तो हमें घुटन क्यों महसूस होगी? क्योंकि वहाँ की जो ऑक्सीजन है उसको तो जो जलने के लिए जो पदार्थ जल रहा है वो सोख लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, इसलिए हमें घुटन महसूस होगी। देखिए दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि जो जलने पर, किसी पदार्थ के जलने पर कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो CO2 उत्पन्न हो गया ऑटोमेटिक। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है कि बंद कमरे में आग जलाकर सोने से किसी व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है? तो देखिए दोस्तों, बंद कमरे में आग जलाकर सोने से किसी व्यक्ति की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बंद कमरे के अंदर आग जलेगी तो जितनी जो कमरे के अंदर ऑक्सीजन होगी उसका उपयोग तो आग जलने के लिए हो जाएगा और साथ ही वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी और उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण घुटन होगी और जिस घुटन के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। मतलब कि अगर कोई भी ईंधन या पदार्थ जलेगा तो उससे धुआं तो उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है। धुएं में कुछ ऐसी गैसें सूक्ष्म कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। मतलब कि कोई पदार्थ जलेगा तो उसके अंदर धुआं उत्पन्न होगा, लेकिन धुएं के अंदर कुछ ऐसी हानिकारक गैसें होती हैं
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु में धूलकण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वायु के अंदर जो धूलकण होते हैं वो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। देखिए जैसे कहीं हम पथरीले इलाकों में चले गए तो वहाँ पत्थर के कण धूल के अंदर मिलेंगे, और जहाँ रेतीले इलाकों में चले गए तो रेत के कण। वायु में गैसों का प्रतिशत। अब देखेंगे कि हम वायु के अंदर कौन सी गैस कितनी है। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन है वो 78.8% कितनी है, 78.08% है, लगभग 78 रफली इसे मानते हैं। और आगे देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 20.95%, लेकिन इसे रफली 21% मानते हैं। ऑक्सीजन कितनी है, 20.95%, लेकिन रफली इसे कितने मानते हैं, 21%। आर्गन कितनी है, 0.93, रफली इसे 0.93 आर्गन है। और देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 78.8%। तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। और 20.95 कौन सी है, ऑक्सीजन। 0.93 कौन सी है, आर्गन। CO2 कितनी है, 0.03। और अगर देखिए दोस्तों रफली कहा जाए तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.093% आर्गन। तो ये है वायु के अंदर गैसों का मिश्रण। कौन सी कितनी गैस है। मिट्टी के अंदर भी वायु पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर भी वायु होती है, और इसका प्रयोग मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव इसका प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। मतलब कि जो हम देखते हैं कि मिट्टी के अंदर भी वायु होती है, तो इसका पता हमें कैसे चलता है कि मिट्टी के अंदर भी वायु होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने मान लो ये एक टब लिया और इसके अंदर हमने पानी भर दिया, और पानी भरने पर जब हम इसके अंदर मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी डालने पर इस मिट्टी से बुलबुले निकलेंगे, तो जिससे पता चलता है कि इसके मिट्टी के अंदर भी वायु पाई जाती है। क्या समझे दोस्तों। जैसे ही हमने पानी का एक टब लिया, उसके अंदर पानी लिया और फिर उसके अंदर मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी डालने पर उसके अंदर बुलबुले निकलेंगे, तो इससे क्या पता चलता है कि मिट्टी के अंदर भी वायु होती है। ये जीव मिट्टी में माद एवं छिद्र बना लेते हैं। मतलब कि जो जीव मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, वे क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर माद का मतलब है कि वे छोटे छोटे जो रहने की जो जगह है या छिद्र बना लेते हैं, जिससे वे सांस ले पाते हैं। देखिए दोस्तों, वे छोटे छोटे छिद्र बना लेते हैं जिससे वे सांस लेते हैं। लेकिन जब वर्षा होती है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके जो छिद्र हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, तो वे सतह पर आकर सांस लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे बनती है। तो देखिए दोस्तों, सीधा सी बात है, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन कैसे बनती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनती है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण मतलब जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल, खनिज लवण की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं, तो वे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलती है। पवन चक्की क्या होती है, ये जो पवन चक्की होती है, जो मतलब कि पवन के द्वारा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पवन के द्वारा ये जो इसके जो पंख है ये घुमाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल से पानी निकालना, आटा चक्की चलाना, विद्युत उत्पन्न करना। तो इससे ये इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। वायु पवन चक्की को घुमाती है। मतलब पवन चक्की किसके कारण घूमती है, वायु के कारण। वायु नाव को खेने में, ग्लाइडर, वायु के मतलब क्या क्या प्रयोग है, नाव खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज चलाने में सहायता करती है, चमगादड़ तथा कोई कीड़े। वायु मतलब जो वायु है उसका क्या क्या है, नाव जो चलती हैं वो वायु के कारण चलती है, जो नाव खेते हैं। पैराशूट है वो भी, पैराशूट और हवाई जहाज भी वायु के कारण उड़ते हैं। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े ये भी वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। जो पवन है उसे, पवन किसे कहते हैं, गतिशील वायु को। मतलब जो बहती हुई वायु है, जो मतलब कि रनिंग कर रही है, उसको क्या कहते हैं, पवन। बहती हुई वायु को क्या कहते हैं, पवन। तो देखिए दोस्तों, आगे हम इसके MCQ डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पंखे को चालू होने पर पुस्तक के पेज क्या करने लगते हैं। पुस्तक के पेज क्या करने लगते हैं दोस्तों, आवाज़ करने लगते हैं। ये आवाज़ क्यों करने लगते हैं, क्योंकि इनसे वायु टकराती है और ये पलटना चाहते हैं या किसी दिशा के अंदर जाना चाहते हैं। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान
प्रदान के लिए। मतलब क्या है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर आधारित क्यों होते हैं, मतलब निर्भर क्यों होते हैं, क्योंकि जो पौधे हैं उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है और जो जीव हैं उन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये इसका पहला आंसर ठीक होगा। आगे देखिए दोस्तों, हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं? पत्तियों के खड़खड़ाने से, तार पर लपटे कपड़े हिलने से, खिड़की के घूमने से। मतलब वायु को कैसे महसूस किया जा सकता है कि हवा चल रही है? उपरोक्त सभी कारण हैं जिससे हम वायु को महसूस कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, तूफानों के समय वायु की गति कैसी होती है? मतलब जब तूफान आते हैं तो वायु की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है। मतलब 18वीं शताब्दी तक लोग वायु के बारे में क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है। आगे देखिए दोस्तों, प्रयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो गया? वायु एक मिश्रण है। पदार्थ यौगिक वायु क्या है? एक गैसों का मिश्रण है। जैसे कि हमने पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण। आगे देखिए दोस्तों, वायु किसका मिश्रण है? गैसों का। ये हमने पहले ही देख लिया। आगे चलिए, जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? वायु में जलवाष्प, जल और वर्षा। मतलब जल चक्र क्या होता है दोस्तों? जैसा कि हमने पहले अपने पाठ जल के अंदर पढ़ा था, जल चक्र होता है कि जो महासागरों समुद्रों का जल है वो जलवाष्प बनकर ऊपर उठकर बादल बन जाता है और फिर वर्षा के रूप में धरती पर आ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। मतलब जल का महासागरों समुद्रों से उठकर वर्षा हिम बर्फों के रूप में वापस धरती पर गिर के महासागरों में मिल जाना क्या कहलाता है? जल चक्र। आगे देखिए, पतंग उड़ाना कब संभव होता है? वायु के बहने से, वायु के बंद होने से, वर्षा होने से। मतलब वायु जब बहती होगी तभी पवन उड़ाना संभव होगा, पतंग उड़ाना। आगे देखिए दोस्तों, जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आगे देखिए दोस्तों, तूफानों से क्या क्या नुकसान होता है? मतलब जब तूफान आते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है? पेड़ों का उखड़ना, छतों के ऊपरी हिस्से का उखड़ना, बिजली के पंखे उखड़ना। मतलब ये सभी नुकसान होते हैं जब तूफान आते हैं। पेड़ भी उखड़ जाते हैं और बिजली के खंभे भी उखड़ जाते हैं। छतों के ऊपरी हिस्सों का उखड़ना भी तूफान आने का नुकसान होता है। आगे देखिए दोस्तों, किरणपुंज से में क्या प्रतीत होता है? मतलब देखिए, जब एक अंधेरा कमरा हो और उसके अंदर एक छोटा होल हो और उस होल के अंदर से सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश आ रहा हो तो हमें उस प्रकाश के अंदर जो धूल मिट्टी के जो कण हैं वो नाचते हुए नजर आएंगे। तो देखिए क्या नृत्य करते हुए दिखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं? जल में घुली हुई वायु से। मतलब जो जलीय प्राणी हो श्वसन कहाँ से लेते हैं? जल में घुली हुई वायु से वे श्वसन लेते हैं। आगे देखिए, धुआं किन चीज़ों का मिश्रण है? धुआं गैसों सूक्ष्म धूलकणों का मिश्रण है। मतलब कि जो धुआं वो गैसों सूक्ष्म धूलकणों का मिश्रण है। आगे देखिए दोस्तों, किरणपुंज क्या है? सूर्य का प्रकाश, चांद का प्रकाश, तारों का प्रकाश, पत्तियों से चांद कराता हुआ प्रकाश। किरणपुंज का मतलब है दोस्तों कि किसी भी, मान लो ये कोई हॉल है, इससे आता हुआ प्रकाश, जहाँ चारों तरफ कोई प्रकाश आने की संभावना न हो लेकिन वहीं से प्रकाश आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? किरणपुंज। जैसे पत्तियों के अंदर गहरा पेड़ है लेकिन प्रकाश नहीं आ रहा, लेकिन एक जगह थोड़ा स्पेस बचा हुआ है तो वहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? किरणपुंज। आगे देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के इसके MCQ और जो NCERT के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट बातें थी। तो देखिए दोस्तों, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस की क्लास व हरियाणा जी की क्लास देखने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।